Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topic of microbial spoilage of pharmaceutical product. Now, as we were discussing about different preservative, we add preservative for or to avoid or to prevent spoilage of pharmaceuticals. But now we are going to start in this last lectures what are the different factors affecting the availability of preservative. First of all, most preservative interact in solution to some extent with many of the commonly used formulation ingredient via number of weak bonding attractions as well as with any contaminant present. तो जो भी प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर रहे हैं इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, इफ़ दे इंटरेक्ट विद सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन अवेलेबल इन द formulation ingredient, they interact with the formulation ingredient by making some bonding or with the presence of some contaminant or microorganism. So अनस्टेबल इक्विलिब्रिया में फॉर्म, जिसके नतीजे में एक इक्विलिब्रियम अनस्टेबल फॉर्म होगा, in which only a small proportion of total preservative present is available to inactivate the relatively small microbial mass. तो फिर जब ये फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट के साथ ये प्रिजर्वेटिव रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर जो प्रिजर्वेटिव का प्रपोर्शन बचेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वो बहुत कम होगा जो कि इनएक्टिवेट कर सके किसी भी किस्म के माइक्रोबायल अटैक को. एंड व्हाट विल हैपन, द रिजल्टिंग रेट ऑफ किल मे बी फार लोअर, और उनका जो किलिंग इफेक्ट होना चाहिए था माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो कंटामिनेट कर सकते थे और डिग्रेड कर सकते थे उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो कम हो जाएगा. दैट देन माइट बी एंटिसिपेटेड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सिंपल एक्वस सोल्यूशन, और फिर वो उस एक्वस सोल्यूशन में जो परफॉर्मेंस होगी जो उसकी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी. हाउ एवर अनअवेलेबल प्रिजर्वेटिव में स्टिल कंट्रीब्यूट टू द जनरल इरिटेंसी टू द प्रोडक्ट. अच्छा, अगर प्रिजर्वेटिव अनअवेलेबल हो जाए तो वो भी जो है प्रोडक्ट में इरिटेशन कॉज करते हैं, और इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट, इसी वजह से एक कॉमन बिलीव है दैट वेयर द सोल्यूट कंसनट्रेशन आर वेरी हाई, अगर सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत हाई हो एंड द वाटर एक्टिविटी इज़ रिड्यूस, द एफिशिएंसी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज़ ऑफन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, और उसमें भी प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी कम हो जाती है. देन एंड दे मे बी वर्चुअली इनएक्टिव एट वेरी लो वाटर एक्टिविटी, और वो उस सूरत में भी इनएक्टिव हो जाते हैं वाटर एक्टिविटी अगर बहुत कम हो. तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ हमें वो वाटर की क्वांटिटी यानी मॉइस्चर की चाहिए प्रिजर्वेटिव को एक्टिवेट रखने के लिए. अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, वाटर एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, तो उस सूरत में भी जो प्रिजर्वेटिव है उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, effect of product pH. We have already discussed in previous slide as well as, so this is a repetition. In the weakly acidic preservative, activity resides primarily in the unionized molecule and they only have significant efficacy at pH where ionization is low. Means के weakly acidic preservative जो होंगे वो उसकी efficacy जो होगी वो significant होगी कब, जब pH environment का लो होगा और वहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नहीं हो सकेगा. द बेंजोइक एंड सॉर्बिक एसिड, देयर pKa वैल्यू 4.25 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली, हैव लिमिटेड प्रिजर्वेटिव यूजफुलनेस अबव pH 5. तो इसी तरीके से ये जो एसिडिक प्रिजर्वेटिव हैं, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ये pH 5 से ऊपर इनकी एफिकेसी यानी जो प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी है वो लिमिटेड हो जाती है. इसके बरक्स 4p हाइड्रोक्सी benzoate esters with their non-ionizable ester group and poorly ionizable hydroxyl substituent with pKa 8.5 have a moderate protective effect even at neutral pH level. तो ये जो है इसका pKa 8.5 है, ये एसिडिक इन नेचर नहीं है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल pH पर भी और हाई pH पर भी वो अपनी जो प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी है वो शो करता है. The activity of quaternary ammonium preservative जो कि bit alkaline in nature and chlorhexidine probably resides with their cation and they are effective in products of neutral pH. तो neutral pH पर इनकी एक्टिविटी यानी जो प्रिजर्वेटिव एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम होती है. Therefore formulation pH can also directly influence the sensitivity of microorganism to preservative. लिहाजा प्रिजर्वेटिव क्योंकि वो pH डिपेंडेंट है,
लिहाजा पीएच अगर ऑप्टिमम होगा तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, और अगर पीएच फेवरेबल नहीं होगा तो प्रिजर्वेटिव की एक्टिविटी से रिड्यूस हो जाएगी और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेंसिटिविटी रिड्यूस होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ सकती है। नाउ एफिशिएंसी इन multi-phase system. In a multi-phase formulation such as oil and water emulsion, preservative molecule will distribute themselves in an unstable equilibrium between the bulk aqueous phase and the oily phase partition. तो जो preservative होगा वो oil और water में partition करेगा। इसके अलावा the surfactant micelles by solubilization, solubilization कितने पे, माइसिल कितने पे बन रहे हैं, ऑप्टिमम माइसिलर कंसंट्रेशन क्या है। इसके अलावा पॉलीमेरिक सस्पेंडिंग एजेंट्स एंड अदर सॉल्यूट्स बाय कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेशन, जो पॉलीमेरिक सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं वो भी जो सस्पेंशन में मौजूद होते हैं तो वो भी वाटर ऑफ सॉल्वेशन से अगर उसके कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो प्रिजर्वेटिव उस जगह मौजूद नहीं है जहाँ होना चाहिए। एंड पार्टिकुलेट एंड कंटेनर सरफेसेस बाय एड्जॉर्प्शन, और ये जो प्रिजर्वेटिव हैं ये जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन में उनके साथ इंटरेक्ट कर जाएं या सरफेस ऑफ द कंटेनर के साथ एड्जॉर्ब हो जाएं, and any microorganism present. All these factors affect the efficiency of preservative in multi-phase system. Generally, the overall preservative efficiency can be related to the small proportion of preservative molecule remaining unbound in the bulk aqueous phase, although as this becomes depleted, some slow re-equilibration between the components can be anticipated. अच्छा, ओवरऑल प्रिजर्वेटिव एफिशिएंसी जो होती है वो रिलेट करती है स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव मॉलिक्यूल रिमेनिंग अनबाउंड इन द बल्क एक्वस फेज, यानी ये जो मल्टी फेज सिस्टम है एक्वस फेज में कितनी क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव मौजूद है, इवन स्मॉल प्रपोर्शन में भी अवेलेबल है तो वो वहाँ पर जो है वो इफेक्टिव होगा। लेकिन दिस बिकम डिप्लीटेड, ये कम हो जाएगा, सम स्लो री इक्विलिब्रेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड, यानी हो सकता है कि ये फिर वहाँ से एक्वस फेज से ऑयल फेज में भी चला जाए तो फिर ये री इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, यानी कुछ इसका प्रपोर्शन जो होगा वो एक्वस फेज में कुछ ऑयल फेज में, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी जो होगी वो डिप्लीट हो जाएगी एक्वस फेज में और फिर जो इसकी प्रिजर्वेटिव एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा द लॉस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनटू ऑयल एंड माइसिलर फेज मे बी फेवर्ड ओवर आयोनाइज स्पीशीज़, और जैसे ये आयोनाइजेशन होगी तो फिर जो कह लीजिए कि वाटर जो है वो उसकी क्वांटिटी वाटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वाटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी कम हो जाएगी। ऑल्दो कंसिडरेबल वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फाउंड बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट जो ऑयल और वाटर के सिस्टम्स होते हैं उसमें जो आयोनाइजेबल स्पीशीज़ है और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अलावा जो क्वांटिटी है प्रिजर्वेटिव की और उसकी एफिशिएंसी है वो वेरी करती है। Now, effect of container or packaging. Preservative availability may be appreciably reduced by interaction with packaging material. इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैकेजिंग मटेरियल के साथ अगर प्रिजर्वेटिव इंटरेक्ट कर रहा है, किसी किस्म का उसका इंटरेक्शन है, तो उससे भी जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी और एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। फिनॉलिक्स फॉर एग्जाम्पल विल परमिएट द रबर वेट्स एंड टीट्स ऑफ मल्टी डोज इंजेक्शंस और आई ड्रॉप कंसिडर, इनके जो प्लास्टिक्स होते हैं फिनॉलिक्स जो कि प्रिजर्वेटिव हैं, आई ड्रॉप कंटेनर ऑल्सो इंटरेक्ट विद फ्लेक्सिबल नाइलॉन ट्यूब्स फॉर क्रीम्स, अगर नाइलॉन ट्यूब में क्रीम्स हैं तो उनके साथ भी फिनॉलिक्स जो फिनॉल कंटेनिंग जो प्रिजर्वेटिव है वो इंटरेक्ट करते हैं और फिर उससे उसकी एफिकेसी जो प्रिजर्वेटिव एफिकेसी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्वाटरनरी अमोनियम प्रिजर्वेटिव levels in formulation have been significantly reduced by adsorption onto the surfaces of the plastic and glass container. इसी तरीके से जो क्वाटरनरी अमोनियम प्रिजर्वेटिव है उसकी क्वांटिटी भी फॉर्मुलेशन में रिड्यूस हो गई। वो कैसे हो गई कि वो एड्जॉर्ब हो गए कंटेनर के प्लास्टिक सरफेस से या ग्लास कंटेनर से, तो उससे फिर उसकी एफिकेसी रिड्यूस हो गई। इसके अलावा वोलेटाइल प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं सच एज क्लोरोफॉर्म are so readily lost by the routine opening and closing of container that their usefulness is somewhat restricted to preservation of medicine in sealed impervious container during storage with short in use lives once open. इसके अलावा वोलेटाइल जो प्रिजर्वेटिव होते हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, अगर ये किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं तो अगर वो बार बार खोली और बंद की जाती है तो उससे ये वेपर बन के इवेपोरेट हो जाएंगी और फिर वो प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं रहेगा।
तो इसी वजह से इसका जो इस्तेमाल है वोलेटाइल प्रिजर्वेटिव का वो ऐसी प्रोडक्ट्स में किया जाता है जिनको सील पैक किया जाए, इम्पीरियस कंटेनर जिसके अंदर किसी किस्म के बैंड्स ना हो, कोई ऐसी स्पेसेस ना हो जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता हो, और ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि जल्द से जल्द इस्तेमाल कर ली जाती हों वंस ओपन, यानी खोलने के बाद फ़ौरन ये इस्तेमाल कर ली जाती हों, इसको बार बार इस्तेमाल करना ना हो, यानी मल्टी डोज प्रोडक्ट ना हो। नाउ इसको करने के बाद अब हम आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल रिस्क इन मेडिसिन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस encompasses a scheme of management which embraces all the procedures necessary to provide a high probability that a medicine will conform consistently to a specified description of quality। क्वालिटी एश्योरेंस क्या कहता है कि एक कंप्लीट प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके हाई प्रोबेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है कि मेडिसिन जो भी प्रोड्यूस की जा रही है वो उस क्वालिटी को कंफर्म कर रही है जो कि उसको होना चाहिए। मीन्स के क्वालिटी मीन्स ए फॉर्मलाइज मेजर ऑफ फिटनेस फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, मीन्स के प्रोडक्ट जो है वो फिट है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, यानी R&D। इसमें जो है क्वालिटी एश्योरेंस वहाँ से स्टार्ट होती है, R&D से, फॉर्मुलेशन डिज़ाइन के वक्त, डेवलपमेंट के वक्त। गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ज़रिए कि वो उसके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्राइटेरिया क्या है और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी जो मार्केट से फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से, वो तमाम फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। एज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी हैजर्डियस टू पेशेंट्स और cause spoilage of formulation under suitable condition, so it is necessary to perform a risk assessment of contamination for each product। अच्छा, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अगर प्रोडक्ट में मौजूद हैं तो वो हार्मफुल हो सकते हैं पेशेंट के लिए भी, ना सिर्फ पेशेंट के लिए हो सकते हैं बल्कि वो फार्मूलेशन यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी स्पॉइल कर सकते हैं इफ़ दे हैव सूटेबल कंडीशन। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी कि रिस्क असेसमेंट किया जाए, रिस्क एवेल्यूएशन किया जाए कि किस तरीके से हम इस रिस्क को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कि प्रोडक्ट को जो है वो डैमेज कर सकता है या पेशेंट को जो है वो हैज़र्ड पहुंचा सकता है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ना क्वालिटी एश्योरेंस इन फॉर्मुलेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब हम ज़रा एक एक करके इन तमाम फैक्टर्स को देखते हैं, यानी फार्मूलेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, गुड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। The risk of microbial infection and spoilage arising from microbial contamination during manufacturing, storage and use could be eliminated by presenting all medicine in sterile, impervious, single dosage units। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि स्पॉइलेज से, माइक्रोबायल कंटामिनेंट से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचाया जाए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में और यूज़ में मेक श्योर किया जाए कि प्रोडक्ट को बनाया जाए स्टीराइल और पैक किया जाए इम्पेरिवियस कंटेनर में, मींस कि जिसके अंदर बैंड्स ना हो ज़्यादा, जिसके अंदर कोई ऐसे कोई नुक्स एंड कॉर्नर्स ना हो जहाँ पे किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। इसके अलावा सिंगल डोज प्रोडक्ट हो। बट प्रॉब्लम क्या है? द हाई कॉस्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी रिस्ट्रिक्ट्स इट्स यूज टू सिचुएशन वेयर देयर इज़ ए हाई रिस्क ऑफ कॉन्सिक्वेंट इन्फेक्शन फ्रॉम एनी कंटेमिनेंट। लेकिन अगर हम तमाम प्रोडक्ट को स्टीराइल करना शुरू कर दें और इस तरह की पैकेजिंग में पैक करना शुरू कर दें और सिंगल डोजेज में ले जाना शुरू कर दें तो उससे क्या होगी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि पेशेंट के लिए हो सकता है कि उसकी बाइंग पावर को या परचेजिंग पावर को क्रॉस कर जाए, सरपास कर जाए। इसी वजह से वी नीड टू वैल्यूएट द रिस्क कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें इस तरह से बनाना चाहिए, स्टीराइल हो, इम्पेरिवियस कंटेनर में हो और सिंगल डोजेज यूनिट में हो, ताकि हम यानी ख़ास तौर से वो प्रोडक्ट जिनमें हाई रिस्क है इन्फेक्शन का फ्रॉम एंटी कंटामिनेंट्स। सो वेयर द रिस्क इज असेस एज मच लोअर, लेस एफिशिएंट बट लेस एक्सपेंसिव स्ट्रेटजीज आर एडॉप्टेड। यानी एस रिस्क एवेल्यूएट करने के बाद अगर देखा जाए कि जिसमें रिस्क कम है तो फिर वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जा सकता है। द हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय कंटामिनेंट्स इन पेरेंटल मेडिसिन combined with concerns about the systemic toxicity of preservative almost always demands sterile single dosage units। जिससे अच्छा, अब पेरेंटल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंटल प्रोडक्ट में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है बिकॉज दे आर डायरेक्टली एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो दे मे कॉज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी
एंड ऑफ कोर्स द प्रिजर्वेटिव में ऑल्सो कॉज टॉक्सिसिटी, लिहाजा इन प्रोडक्ट्स को लिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि इनका हाई रिस्क है तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाएँ, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और यूज़ के दौरान वो स्टेराइल रहें, इम्पीरियस कंटेनर में और सिंगल डोजेज यूनिट में प्रिपेयर किए जाएँ. Similarly, with eye drops for domestic use, the risks are perceived to be lower, and sterile multi-dose products with preservative to combat the anticipated in-use contamination are accepted. Sterile single-dose units are more common in hospital where there is an increased risk of infection. Eye drops domestic use के लिए risk is perceived to be lower than the parenteral. वैसे तो इसका भी रिस्क हाई है अदर प्रोडक्ट के, यानी ओरल जो ली जा रही है, लेकिन आई में होने की वजह से, इसका डायरेक्ट आई ड्रॉप्स की वजह से आई में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ड्रॉप्स की, तो इसका रिस्क जो है वो अदर फॉर्मुलेशन से ज़्यादा है, लेकिन पेरेंटल से कम है क्योंकि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रही. इसी वजह से आई डोज भी स्टीराइल मल्टी डोज बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म का कंटामिनेशन हो तो वो उसको कॉम्पैक्ट कर ले उसके, और ये एक्सेप्टेबल भी है. But the products which are used in hospitals, they are usually prepared as a sterile single dose unit because in hospital the risk of infection is high, खास तौर से nosocomial infection का. Now, owing to potential toxicity and irritancy problem, antimicrobial preservatives should only be considered where there is a clear evidence of positive benefits. अब क्योंकि जो भी प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं उनकी अपनी टॉक्सिसिटी भी होती है, इरिटेशन भी कॉज करते हैं, लिहाजा एंटी माइक्रोबायल प्रिजर्वेटिव जो भी यूज़ किया जाए तो उसका क्लियर एविडेंस हो कि वो टॉक्सिसिटी ना करे, इरिटेशन कॉज ना करे और उसका पॉजिटिव बेनिफिट उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर मौजूद हो. इसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हो गई या प्रिजर्वेटिव की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसमें मैनिपुलेट करके सच एज वाटर एक्टिविटी, द एलिमिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलरली ससेप्टेबल इंग्रेडिएंट, वो प्रोडक्ट वो इंग्रेडिएंट जिसका हाई रिस्क है कि वो कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड हो सकता है और रिएक्शन कर सकता है और प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकता है. इसके अलावा द सिलेक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ऐसा प्रिजर्वेटिव हो, और द चॉइस ऑफ कंटेनर, बाज़ दफ़ा जैसे हमने कहा प्लास्टिक कंटेनर ग्लास कंटेनर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, में इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल मेडिसन स्टेबिलिटी. लिहाजा इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर भी की जाती है और पैक भी की जाती है. कि वाटर एक्टिविटी हो गई, इंग्रेडिएंट ऐसा अगर उसमें है जो कि ससेप्टेबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकता है, तो वो इंग्रेडिएंट को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से जो कि ससेप्टेबल ना हो. प्रिजर्वेटिव अप्रोप्रिएट हो, वही जैसे टॉक्सिसिटी ना हो, इरिटेशन ना हो कॉज करे. कंटेनर ऐसा ना हो जिसके अंदर किसी किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद रह जाएँ क्लीनिंग करने के बाद भी. तो ये तमाम फैक्टर्स जो है मेडिसिन स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा फॉर ड्राई डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स हो गई विद देयर वेरी लो वाटर एक्टिविटी, टैबलेट कैप्सूल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबायल अटैक. पानी के कम होने की वजह से भी वो उसमें माइक्रोबायल अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, अटैक के. द मॉइस्चर वेपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल रिक्वायर केयरफुल एग्जामिनेशन. लिहाजा जिसमें उसको ड्राई डोजेज फॉर्म को पैक किया जा रहा है उसको देख लेना चाहिए कि उसमें किस्म के मॉइस्चर वेपर मौजूद ना हो, ताकि वो जो है वो प्रोडक्ट को किसी तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड ना करें, वो ड्राई फॉर्म रहे ताकि माइक्रोबायल अटैक ना हो. Preservatives are intended to offer further protection against environmental microbial contamination. अच्छा, प्रिजर्वेटिव ज़रूरी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं उन्हीं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, बल्कि जो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में मौजूद है, एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रही है, तो उससे भी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट विद एनी सर्टेनिटी व्हाट प्रपोर्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव एडिड टू ऑल, बट द सिंपलेस्ट मेडिसिन विल बी अवेलेबल फॉर इनएक्टिवेटिंग सच कंटामिनेशन. अच्छा, कितनी क्वांटिटी में ये प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाए कि वो तमाम एनवायरमेंटल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट प्रोवाइड की जा सके, तो इसको डिटरमिन करना it is bit difficult. However, with different experiences, some proportion has been identified in different laboratory tests. जैसे आगे लिखा हुआ भी है, laboratory test has been devised to challenge the product with artificial bioburden, यानी environmental burden से जो आर्टिफिशियल बायोबर्डन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज किया गया मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में, तो उससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये इतना प्रिजर्वेटिव मुनासिब होगा. सम प्रिजर्वेटिव चैलेंज टेस्ट, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट आर रिलेटिवली लार्ज इन ऑक्यूला और वेरियस लेबॉर्ट्री कल्चर्स टू एलिक्वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिटरमिन देयर
rate of inactivation by viable count method means single challenge test, while others re-inoculate repeatedly to set interval monitoring the efficiency of inactivating until the system fails multiple challenge test. तो इसमें जो है वो प्रिजर्वेटिव चैलेंज टेस्ट जो किए गए सिंगल टाइम एक्सपोजर दे के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि उससे क्या उसकी एफिकेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और यानी सिंगल चैलेंज टेस्ट, और मल्टीपल चैलेंज टेस्ट यानी एक प्रोडक्ट को कई दफ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज किया गया और फिर देखा गया कि वो कितनी दफ़ा एक्सपोज होने के बाद फिर जाके जो है वो प्रोडक्ट इनएक्टिवेट या स्पॉइल होती है। तो उससे जो है वो जो प्रिजर्वेटिव है उसकी एफिशिएंसी भी पता चल जाती है कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, कितनी टाइम्स एक्सपोजर होगा तो जाके वो उस सूरत में उस प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और किस हद तक वो उस एक्सपोजर में वो प्रोडक्ट को रिटेन यानी इंटैक्ट फॉर्म में रख सकता है विदाउट एनी स्पॉइलेज। दिस लेटर टेक्निक यानी लेटर टेक्निक जिसमें ये मल्टीपल चैलेंज टेस्ट है मे गिव ए बेटर एस्टिमेट ऑफ द प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी of the system than the single challenge approach, but is both time consuming and expensive. तो मल्टीपल चैलेंज टेस्ट वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता रहा है प्रिजर्वेटिव की, लेकिन क्योंकि मल्टीपल चैलेंज टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, बार बार एक्सपोज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी होगा, यानी इससे प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सो द ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया डिस्क्राइब ए सिंगल चैलेंज प्रिजर्वेटिव टेस्ट that routinely uses for 4 test organisms, 2 bacteria, a yeast and a mold, and none of which has any significant history of spoilage potential and which are cultivated on conventional media. तो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूरोपियन फार्माकोपिया ने उस वो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होने की वजह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि सिंगल चैलेंज टेस्ट किया जाए 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, 2 डिफरेंट बैक्टीरिया, एक ईस्ट और एक मोल्ड से, और ये ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें ये इससे एक्सपोजर के बाद हैज़ एनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ स्पॉइलेज, यानी इसमें जो है नन ऑफ विच हैज़ एनी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ स्पॉइलेज पोटेंशियल, यानी इनके ये प्रोडक्ट वो होंगी ये जिनकी हिस्ट्री भी नहीं होगी कि ये बैक्टीरिया ईस्ट या मोल्ड से स्पॉइल होती हैं इन कन्वेंशनल मीडिया। हाउएवर एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक टेस्ट इज़ रिकमेंडेड इन सम सिचुएशन, लेकिन इस टेस्ट को फर्दर एक्सटेंड किया गया कुछ सिचुएशन में, सच एज द इंक्लूजन ऑफ एन ऑस्मोटॉलरेंट ईस्ट इफ इट इज़ थॉट सच इन यूज स्पॉइलेज माइट बी प्रॉब्लम, यानी ईस्ट को उसमें जो है वो सिंगल चैलेंज टेस्ट से बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंड किया गया उस प्रोडक्ट में जो कि ऑस्मोटॉलरेंट ईस्ट यानी ईस्ट से एक्सपोज होती है, यानी ईस्ट से एक्सपोज होती है, तो उसमें जो है वो ईस्ट से दोबारा एक्सपोजर कराया गया ताकि जो है, लेकिन ये तमाम प्रोडक्ट में नहीं होगी, ये उन प्रोडक्ट के लिए होगी जिनकी हिस्ट्री होगी कि वो ईस्ट से स्पॉइल हो सकती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव कितना होना चाहिए, इसलिए फिर ये एक्सटेंशन की गई। यूके प्रोडक्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर प्रिजर्व मेडिसिन मस्ट डेमोस्ट्रेट दैट द फॉर्मुलेशन एट लीस्ट मीट्स the preservative efficiency criteria of the British Pharmacopoeia और similar test। ज़्यादा यूके में जो अगर कोई भी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट लाइसेंस चाहिए तो उनको ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कि सिंगल चैलेंज टेस्ट या मल्टीपल चैलेंज टेस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके उनको प्रोडक्ट सेल का लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ माइक्रोबायल इनएक्टिवेशन इन ए प्रिजर्व्ड सिस्टम in terms of d value means sterilization enables estimation of the nominal time to achieve a prescribed proportion level of kill। इसके अलावा जो d वैल्यू है स्टेरिलाइजेशन की वो भी डिटरमिन की जाती है प्रिजर्वेटिव की कि वो कितने टाइम में जो है वो जो प्रिजर्वेटिव कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाए कि वो कितने टाइम में कितना जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लोड को बर्दाश्त कर सकता है और उसको किल कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द Good Pharmaceutical Manufacturing Practices or GMP. GMP or GPMP is concerned with the manufacture of medicine and include control of ingredients, plant construction, process validation, production and cleaning। ये तमाम factors को जो है वो ये monitor करता है। ये practices ये बताती हैं कि ingredients कैसे हों, plant pharmaceutical plant कैसे construct किया जाए, processes जो वहाँ use किए जा रहे हैं product को prepare करने के लिए वो कैसे validate हों, और प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए और क्लीनिंग कैसे होनी चाहिए। QC और क्वालिटी कंट्रोल इज़ द दैट पार्ट ऑफ GPMP डीलिंग विद स्पेसिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड असेसिंग कंफॉर्मेंस टू द
स्पेसिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन भी कह सकते हैं, कि क्वालिटी कंट्रोल वैलिडेट करेगी कि उस प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन या प्लांट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्लीनिंग की क्या स्पेसिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, और असेस कैसे करेंगे और कंफर्म कैसे करेंगे कि वो स्पेसिफिकेशन मीट हो रही है. With traditional quality control, a high reliance has been placed on testing samples of finished product to determine the overall quality of batch. Traditional quality control क्या कहती है? वो रिलाई करती है कि फिनिश प्रोडक्ट को चेक किया जाए और ओवरऑल क्वालिटी चेक किया जाए. लेकिन दिस प्रैक्टिस कैन हाउएवर रिजल्ट इन कंसिडरेबल फाइनेंशियल लॉस if non-compliance is detected only at this late stage and leaving the expensive option of discarding or reworking the batch. अगर क्वालिटी कंट्रोल जो कि फिनिश प्रोडक्ट को अगर वो सिर्फ इस लेवल पे चेक करते हैं और उससे पहले चेक नहीं करते, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि अगर उस लेवल पे जाके फिनिश प्रोडक्ट में पता चला कि जो है वो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू दैट क्वालिटी इवन फ्रॉम द स्टेबिलिटी परस्पेक्टिव्स और द स्टेबिलिटी परस्पेक्टिव, तो फिर वो प्रोडक्ट या तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा पूरा बैच, या दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी, जिससे उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और इट इज़ ए फाइनेंशियल लॉस फॉर द कंपनी. Additionally, some microbiological test methods have poor precision and or accuracy. और इस स्टेज पे अगर चेक किया जाए तो कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं उसका प्रिसीजन भी लो है और एक्यूरेसी भी कम है, तो पता चला वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में चली गई और वहाँ से कंप्लेन आ रही है कि प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेटेड है. Therefore, it is generally accepted that a high assurance of overall product quality can only come from detailed specification. Therefore, ये लास्ट में चेक करने के बजाय ये ज़रूरी है कि एश्योरेंस की हाई एश्योरेंस एश्योर की जाए कि ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो उसको क्वालिटी की हो. उसके लिए क्या हो कि कम फ्रॉम ए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको मीट किया गया है, कंट्रोल किया गया है, एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द स्टेजेस, तमाम स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर चेक किया गया कि प्रोडक्ट इज़ मेड अप ऑफ दैट क्वालिटी अप टू दैट स्टेज इन दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इस वजह से इसको हम क्वालिटी इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं, ताकि फिर ये ना हो कि फाइनल स्टेज पे जाके प्रोडक्ट जो होगी वो पता चला कि वो डिस्कार्ड हो गई, रिजेक्ट हो गई और पूरा बैच ज़ाया करना पड़ गया और फाइनेंशियल लॉसेस हो गए. इसमें ये होगा हर स्टेज पे जब चेक हो रहा होगा तो फिर ये प्रोडक्ट लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे. इसके अलावा मोर रियलिस्टिक डिसीजन अबाउट कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन कैन देन बी मेड यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रेलेवेंट पैरामीटर्स, पैरामेट्रिक रिलीज मेथड, नॉट जस्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्टिंग, टेस्टिंग और फिनिश प्रोडक्ट. तो इसमें ये होगा कि हर लेवल पे स्पेसिफिकेशन को चेक किया जा रहा होगा कि वो इस प्रोडक्ट जो उस स्टेज पे उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनी है या नहीं बनी है. तो उस तरह से वो अगर कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो फिर उसको एट द सेम टाइम जो है वो रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, रादर दैन ये कि प्रोडक्ट जो है वो फिनिश फॉर्म में चेक की जा रही है और फिर डिस्कार्ड की जा रही है. सो a more realistic estimate of microbial quality of a batch of tablet would be achieved from a knowledge of specific parameters such as microbial bioburden of the starting material, temperature record from granule drying ovens, moisture level of the dried granules, compaction data, validation record for the foil strip sealing machine and microbial level in the finished tablet. ये रियलिस्टिक एस्टिमेट है कि माइक्रोबायल क्वालिटी ऑफ ए बैच ऑफ टैबलेट को अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं बायोबर्डन के, माइक्रोबायल बायोबर्डन के टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल यानी रॉ मटेरियल उसमें वो बायोबर्डन जो है वो कितना है वो चेक कर लिया जाए. टेम्परेचर रिकॉर्ड फॉर ग्रैन्यूल ड्राइंग, ग्रैन्यूल बनाने के बाद ग्रैन्यूल चेक किए जाएँ. मॉइस्चर लेवल ऑफ द ड्राई ग्रैन्यूल, कि वो मॉइस्चर यानी ये वाटर एक्टिविटी इतनी कम हो कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट ना करे. टैबलेट कॉम्पैक्शन की गई, फिर उसको चेक किया गया, फिर वैलिडेशन का तमाम रिकॉर्ड भी साथ रखा गया और फॉइल स्ट्रिप में सीलिंग मशीन में ले जाया गया तो उसको भी चेक किया गया और फिर फिनिश प्रोडक्ट को भी चेक किया गया. तो इस तरह से ये होगा कि कंटामिनेशन के चांसेस फिनिश प्रोडक्ट में ना होने के बराबर होंगे. एंड इट मे बी नेसेसरी टू एक्सक्लूड सर्टेन अनडिज़ायरेबल कंटामिनेंट फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, और अगर स्टार्टिंग मटेरियल में रॉ मटेरियल में कोई कंटामिनेंट पाया गया तो वहीं से उसको जो है एक्सक्लूड किया जाए, सच एज स्यूडोमोनास फ्रॉम बल्क एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जैसे स्यूडोमोनास को देखा गया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में, और टू इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ प्री ट्रीटमेंट टू रिड्यूस देयर बायोबर्डन बाय इरेडिएशन सच एज स्पागोला हस्क एंड स्पाइसेस. इसके अलावा जो है वो आप रेडिएशन करके भी उस बायोबर्डन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
किल कर सकते हैं उस रॉ मटेरियल पे। जैसा कि इसबगोल जो होता है वो स्पाइसेस हैं कुछ, अगर वो ऐड कर रहे हैं यानी फूड आइटम भी बना रहे हैं तो उसमें भी तो आप रेडिएशन के ज़रिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लोड को कम कर सकते हैं, यानी इससे पहले कि वो आप प्रोडक्ट में ऐड कर दें और फिनिश प्रोडक्ट बन जाए और वो कंटामिनेटेड हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उससे पहले ही आप प्रिकॉशनरी मेजर लेके उस रॉ मटेरियल को क्लीन कर देंगे। फॉर बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव ड्रग्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन और एनिमल टिश्यू कल्चर, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन या एनिमल टिश्यू में बनाई जाती है। कंसिडरेबल एफर्ट्स आर मेड टू एक्सक्लूड सेल लाइंस कंटामिनेटेड विद लेटेंट होस्ट वायरस, यानी वो जो जिस सेल लाइंस जिस होस्ट से ली गई है उसमें हो सकता है कि कंटामिनेटेड वायरस मौजूद हो, लेटेंट वायरस, तो वो जो है वो प्रोडक्ट में आ सकता है जिसमें जो बायोटेक्नोलॉजी ड्रग बनाई जा रही है। सो ऑफिशियल गाइडलाइंस टू लिमिट द रिस्क ऑफ प्रायोन कंटामिनेशन, इसी तरीके से प्रायोन जो कि कंटामिनेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि इन्फेक्शस प्रोटीन्स हैं, वो भी मौजूद हो सकती हैं उन सेल लाइंस में। इन मेडिसिन रिक्वायर बोवाइन ड्राइव इंग्रेडिएंट, और ये बोवाइन में होती है प्रायोन, तो उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट है टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज वेयर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इज़ नॉट एंडेमिक, लिहाजा ऐसी सोर्स से ये बोवाइन हासिल किया जाए जहाँ पर BSE एंडेमिक ना हो जिस सोसाइटी में। इसके अलावा द एबिलिटी टू क्लीन एंड ड्राई इक्विपमेंट थॉरली इज़ ए वेरी यूजफुल डेटरेंट टू ग्रोथ। जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लिए उसकी क्लीनिंग और ड्राइंग जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा डिज़ाइन कंसिडरेशन शुड इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ ऑब्सक्योर नुक्स एंड क्रेनीज, ये यानी जो ऐसे कॉर्नर्स एंड होल्स छोटे छोटे जहाँ पर जो है वो जो अनक्लियर हो या वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहे हो, उनके वो ऐसे उनकी असेंबली लाइन में ना हो कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके जो है वो छुप जाए और अपने आप को हाइड कर ले और फिर बाद में प्रोडक्ट में ऐड हो जाए जब उस असेंबली लाइन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट गुजर रही हो, तो उसको वो नहीं होना चाहिए, उसको एलिमिनेट किया जाए। एंड द एबिलिटी टू बी एबल टू क्लीन थॉरली इन ऑल एरियाज़, और जो ऊपर जो हमने बात की कि एबिलिटी टू क्लीन एंड ड्राई इक्विपमेंट, ये सब उस इक्विपमेंट में होनी चाहिए। सम लार्जर आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट नाउ हैव क्लीनिंग इन प्लेस, सिप एंड स्टरलाइजेशन इन प्लेस, सिप सिस्टम इंस्टॉल टू इम्प्रूव डिकंटामिनेशन कैपेबिलिटीज़, तो उनमें जो है इस तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है, क्लीनिंग इन प्लेस एंड स्टरलाइजेशन इन प्लेस, ताकि वहाँ पर जो है वो डिकंटामिनेशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। सम ऑफ द न्यूअर एंड फ्रेजाइल बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव प्रोडक्ट्स may include chromatographic and or ultra filtration processes stages to ensure adequate reduction of viral contamination level rather than conventional sterilization cycles। तो आज जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऐसे क्रोमेटोग्राफिक और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी भी किस्म की वायरल कंटामिनेशन हो तो वो उसी वक्त डिटेक्ट हो जाए, और अगर स्टेरिलाइजेशन जो है वो उस वक्त ही क्लीनिंग या स्टेरिलाइजेशन करनी पड़े तो वो कर ली जाए, रादर दैन टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन जो कि कन्वेंशनल मेथड में यूज़ की जाती है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। The European Pharmacopoeia has introduced both quantitative and qualitative microbial standard for non-sterile medicines which may become enforceable in some member states। तो इसी तरह से यूरोपियन फार्माकोपिया है, उसने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं, माइक्रोबायल स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं, यानी फॉर नॉन स्टीराइल मेडिसिन कि किस हद तक बायोबर्डन हो सकता है और इससे ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट प्रिस्क्राइब्स वेरिंग मैक्सिमम total microbial level and exclusion of particular species according to the route of administration। तो ना सिर्फ ये कि ये मैक्सिमम लेवल बताएगा कि उस प्रोडक्ट में माइक्रोबायल का लेवल अगर हो तो कितना हो, बल्कि ये भी बताएगा कि कौन कौन सी पर्टिकुलर माइक्रोबायल स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल भी एक्सक्लूड होनी चाहिए यानी मौजूद नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ब्रिटिश फार्माकोपिया हैज़ नाउ इंक्लूडेड दीज टेस्ट but suggest that they should be used to assist in validating GPMP process procedure and not as conformance standard for routine and product testing। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ने कुछ टेस्ट ऐड किए हैं जिसको वैलिडेशन के लिए GPMP प्रोसेस में वैलिडेशन के लिए, यानी प्रोसेस वैलिडेशन का पार्ट है, प्रोडक्ट की जो है वो टेस्टिंग के लिए नहीं है बल्कि प्रोसेस वैलिडेशन और मशीन वैलिडेशन के लिए कि वो वैलिडेटेड हो कि वो उस स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, जिससे फिर कंटामिनेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। Thus, for a medicine to be administered orally, should not be more than 10 raised to the power 3 aerobic bacteria or 10 raised to the power 2 fungi
per gram or centimeter cube of product, and there should be an absence of E. coli. तो जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया, वो प्रोडक्ट जो ओरली यूज़ होती हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड जो है, जो बायो बर्डन है, एरोबिक बैक्टीरिया का 10⁻³ से ज़्यादा ना हो, फंजाई का 10⁻² से ज़्यादा ना हो इन पर ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर या पर ml ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और ई कोलाई तो कम्प्लीटली एब्सेंट होना चाहिए। इसके अलावा हाई लेवल में भी परमिसेबल, अगर इससे ज़्यादा हाई लेवल है परमिसेबल है, इफ़ द प्रोडक्ट कंटेन रॉ मटेरियल ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी कोई नेचुरल ओरिजिन है तो रॉ मटेरियल तो उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी लिमिट, लेकिन जो फार्माकोपिया ने दी है उसको मीट करना पड़ेगा। मोस्ट मैन्युफैक्चरर परफॉर्म पीरियोडिक टेस्ट्स ऑन देयर प्रोडक्ट फॉर टोटल माइक्रोबायल काउंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ नोन प्रॉब्लम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Generally, these are used in-house confirmation of the continuing efficiency of their GPMP system rather than as conventional and product conformance system. तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो पीरियोडिक टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर माइक्रोबायल काउंट के लिए, चेक करने के लिए प्रेजेंस ऑफ नोन प्रॉब्लम ऑफ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन हाउस कन्फर्मेशन के लिए, जीपीएमपी की वैलिडेशन के लिए, यानी गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वैलिडेशन के लिए, एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि उनका सिस्टम सही काम कर रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है वो स्टीराइल है या नहीं है. फ्लक्चुएशन इन वैल्यूज़ और द अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक एंड अनयूजुअल स्पीशीज कैन वार्न ऑफ डिफेक्ट्स इन प्रोसीजर एंड इम्पिंजिंग प्रॉब्लम. और अगर इनके जो पीरियोडिक टेस्ट है इसमें फ्लक्चुएशन इन वैल्यूज़ आती है अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, या कोई अनयूजुअल स्पीशी आइडेंटिफाई होती है, तो ये एक वार्निंग साइन होती है कि कहीं ना कहीं प्रोसीजर में डिफेक्ट मौजूद है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा और जो प्रोडक्ट को डैमेज कर सकता है. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड शॉर्टनिंग quarantine periods, there is a considerable interest in automated alternatives to conventional test methods for the detection and determination of microorganism. अब प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में भेजने से पहले मेक श्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल हो या उसमें जो बायो बर्डन है वो ज़्यादा उसका लोड ना हो, जो स्पेसिफिकेशन है उसको मीट कर रहा हो. इसके लिए जो है जो टेस्टिंग की जाती है वो जो ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, वो टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन जो अब ऑटोमेटिक मेथड है, ऑटोमेशन जो आ गई है, उससे ये स्पीड फास्ट हो गई है और उससे ये होता है कि फिर वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है और टाइम भी रिड्यूस हो रहा है. ऑल्दो नॉट इन वाइड स्प्रेड यूज एट प्रेजेंट, अभी वाइड स्प्रेड नहीं है. प्रॉमिसिंग मेथड इंक्लूड इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेथड, use of fluorescent dyes and epifluorescence technique and the use of vital stains. ये टेक्निक्स हैं जो कि ऑटोमेशन है लेकिन अभी वाइड स्प्रेड यूज़ में नहीं है. उसके दो रीज़न है. एक तो ये है कि ये जो टेक्निक्स हैं दे हैव हाई कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एट द मोमेंट, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट फ्यू टेस्ट इसमें से जो है वो अभी स्टिल इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. Considerable advances in the sensitivity of methods for estimating microbial adenosine triphosphate using luciferase now allow the estimation of extremely low bioburden. तो अभी एक और जो है वो टेक्निक है, ल्यूसीफेरेज सब्सटेंस है जो कि एक एंजाइम है, ये एस्टिमेट करता है थ्रू माइक्रोबायल एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट. इससे क्या है कि इससे जो है सेंसिटिविटी और बढ़ गई, यानी बहुत कम क्वांटिटी भी अगर बायो बर्डन की होगी तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि कितनी क्वांटिटी मौजूद है. इसके अलावा है एंडोटॉक्सिन यानी पायरोजन लेवल. Pyrogen level in parenteral and similar product must be extremely low in order to prevent serious endotoxic shock on administration. तो क्योंकि पायरोजन क्या होते हैं, वो पेरेंटल प्रोडक्ट में एंडोटॉक्सिन, क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं. तो ये सपोज पेरेंटल प्रोडक्ट में बैक्टीरिया तो किल हो गया लेकिन उसके एंडोटॉक्सिन मौजूद हैं, तो ये फिर जो है हाई ग्रेड फीवर और शॉक, एंडोटॉक्सिक शॉक यानी सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस कर सकता है. So formerly this was checked by injecting rabbits, noting any febrile response. पहले तो ये मेथड जो था ये यानी पायरोजन टेस्ट जो है वो रैबिट्स में चेक किया जाता था उनको इंजेक्ट करके कि उनमें फेब्राइल रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है. बट मोस्ट डिटर्मिनेशन आर नाउ परफॉर्म यूजिंग द लिमिलस टेस्ट और लाल टेस्ट, इन विच एमिबिसाइड लाइसेट फ्रॉम द हॉर्स शू क्रैब विच इज कॉल्ड लिमिलस पॉलीफेमस, यानी हॉर्स शू क्रैब जो हॉर्स उसको कहते हैं लिमिलस पॉलीफेमस,
हॉर्स शू क्रैब को, यानी ये उससे क्रैब का नाम है, उससे जो है ये हासिल किया जाता है। दैट रिएक्ट स्पेसिफिकली विद माइक्रोबायल लिपोपॉलीसैकेराइड टू गिव ए जेल एंड ओपेसिटी इवन एट वेरी हाई डाइल्यूशन। यानी ये जो लिमिलस है इसके साथ जो होगा वो पायरोजिन रिएक्ट करके जेल बनाएगा। जेल बनाएगा तो इसका मतलब है पायरोजिन मौजूद है, और अगर जेल नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में पायरोजिन मौजूद नहीं है। और ये बहुत जल्दी क्विकली रिजल्ट दे देता है विद इन 30 मिनट्स। ए वेरिएंट ऑफ टेस्ट यूजिंग ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स, इसके अलावा एक और टेस्ट है जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट टेस्ट है, गिव्स ए कलर्ड एंड पॉइंट दैट कैन बी डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। तो इसमें कलर एंड पॉइंट आता है जो कि डिटेक्ट करता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली या स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से कि जो है इसमें पायरोजन मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेस्ट आर अंडर डेवलपमेंट वेयर द एबिलिटी ऑफ एंडोटॉक्सिन टू इंड्यूस साइटोकाइन रिलीज इज मेजर्ड डायरेक्टली। तो उसमें भी जो है वो एंडोटॉक्सिन जो है वो साइटोकाइन जो रिलीज़ करेगा उसको टिश्यू कल्चर में चेक किया जाता है, बट दिस प्रोसेस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। इसके अलावा मैनी वोलेटाइल एंड अनप्लेजेंट टेस्टिंग मेटाबोलाइट्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग एक्टिव स्पॉइलेज विच आर रेडिली अपेरेंट। तो अगर उन वोलेटाइल को और अनप्लेजेंट टेस्टिंग मेटाबोलाइट्स को चेक कर लिया जाए तो उससे भी पता चल जाएगा कि पायरोजन मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा देयर कैरेक्टराइजेशन बाय HPLC और GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज़, खास तौर से वोलाटाइल की गैस क्रोमेटोग्राफी से और जो अनप्लेजेंट टेस्टिंग मेटाबोलाइट हैं HPLC से, टू डिस्टिंग्विश माइक्रोबायल स्पॉइलेज फ्रॉम अदर नॉन बायोलॉजिकल डिटेरियोरेशन। तो ये पता चल जाएगा कि ये माइक्रोबायल जो स्पॉइलेज जो है वो जो बायोलॉजिकल डिटोरिएशन है या नॉन बायोलॉजिकल डिटोरिएशन है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है या किसी और वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। Despite extensive development and a rigorous adherence to procedure, it is impossible to guarantee that a medicine will never fail under a harsh abuse of real life condition. अब ये जो इतने एक्सटेंसिव प्रोसीजर जो हमने यूज़ किए हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में, हालांकि हमने उस प्रोसीजर को फॉलो भी किया, बट गारंटी नहीं है कि कोई भी मेडिसिन जो होगी वो मार्केट में जाने के बाद फेल नहीं होगी और उसमें कंटामिनेशन नहीं पाई जाएगी। 100% गारंटी नहीं दे सकते। ए प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम मस्ट इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर मॉनिटरिंग इन यूज परफॉर्मेंस एंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर कंप्लायंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम ना सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर इन प्रोसेस में चेक करेगा बल्कि प्रोसीजर में चेक करेगा, बल्कि कस्टमर से भी जो अगर कंप्लेन आ रही है तो वो उसको भी चेक करेगा कि प्रोडक्ट जो है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है ताकि उसको रेक्टिफाई किया जाए। दीज मस्ट बी मेटिकुलसली फॉलोड अप, उसको जो है मेटिकुलसली फॉलो अप किया जाता है, यानी एक्सटेंसिव फॉलो अप किया जाता है इन ग्रेट डिटेल in order to decide whether carefully constructed and implemented schemes for product safety require modification to prevent the incident recurring। ताकि उसको मेटिकुलस यानी एक्सटेंसिवली चेकअप फॉलोअप इसलिए किया जाता है ताकि ये पता किया जाए कि हमारे सिस्टम में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में या रॉ मटेरियल में कहाँ पर प्रॉब्लम आया है इन प्रोसेस में कि जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो मार्केट में गई और फिर वहाँ से कंप्लेन आई, ताकि उस प्रोडक्ट को जो सिस्टम में या उस प्रोसीजर में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन की जाए ताकि ये इंसिडेंट दोबारा वाक़ई ना हो। इस तरीके से हम उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो फर्दर इम्प्रूव की जा सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।